मैथ्स का वाला टॉपिक हो गया होगा आई थिंक, मेरे को लग रहा है ज्योमेट्री का जो हम लोग पढ़ रहे थे, कॉन्ग्रुएंट पढ़ लिए थे, पैरेललोग्राम की कुछ प्रॉपर्टीज चल रही थी। तो कुछ प्रॉपर्टीज मैं लिख रहा हूँ, नोट करते जाइए। पहला प्रॉपर्टी है पैरेललोग्राम की। पैरेललोग्राम मतलब समांतर चतुर्भुज। ये कोई समांतर चतुर्भुज है एबीसीडी। इसकी पहली प्रॉपर्टी क्या है, इसका जो विकर्ण है, विकर्ण जो है पूरे पैरेललोग्राम को या सम चतुर्भुज को, समांतर चतुर्भुज को दो बराबर भाग में बांट देता है जिनका क्षेत्रफल बराबर होता है। इसका क्षेत्रफल और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, दोनों क्षेत्रफल बराबर होगा। मतलब क्या निकला यहाँ से कंक्लूजन, क्षेत्रफल ए बी डी का, त्रिभुज ए बी डी का बराबर होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल डी बी सी। डी बी सी दोनों का क्षेत्रफल बराबर होता है। ठीक, ये पहला थ्योरम हो गया, थ्योरम नंबर वन। आप कंक्लूजन कंक्लूजन याद रखे रहो। दूसरा थ्योरम कहेगा, दूसरा दूसरा थ्योरम ये है कि अपने पास एक पैरेललोग्राम है। एक ऐसा पैरेललोग्राम है, समझिएगा। फिगर उतना अच्छे से नहीं बन रहा है, आप उसको अच्छे से ड्रॉ करिएगा कॉपी पेन में। पैरेललोग्राम पी क्यू आर, ये दूसरा पैरेललोग्राम है। अब इस पैरेललोग्राम में मैं एक त्रिभुज बना रहा हूँ, ये त्रिभुज है मान लो एस आर, इसको नाम रख लो एम। क्या हो गया, एक पैरेललोग्राम है पी क्यू आर एस और एक त्रिभुज है एस एम आर। इसमें क्या कंडीशन दिख रहा है, कंडीशन नंबर वन है कि त्रिभुज और पैरेललोग्राम का, त्रिभुज और समांतर चतुर्भुज का जो बेस है, आधार है, वो समान है। आधार दिख रहा है आप लोग को, एस आर जो आधार है वो त्रिभुज का भी है, एस आर जो आधार है वो पैरेललोग्राम का भी है, तो ये सेम होना चाहिए। पहली कंडीशन यही है। और दूसरी कंडीशन है, मतलब पहली कंडीशन बेस सेम होना चाहिए, दोनों का बेस सेम रहेगा, दोनों का बेस सेम होगा। किन कौन दोनों का, त्रिभुज एवं पैरेललोग्राम का, दोनों का सेम बेस सेम होगा। और दूसरा है बिटवीन सेम पैरेलल लाइन, बता रहा हूँ इसको हिंदी में, बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस में रहेगा। जैसे देखो, मैं एक पैरेलल लाइन खींच रहा हूँ, एक पैरेलल, ये पी क्यू समांतर एस आर है ना, ये दोनों एक पैरेलल लाइन है। दोनों के दोनों जो आकृति है, चाहे वो त्रिभुज है चाहे वो पैरेललोग्राम है, दोनों के दोनों आकृति है वो यही पैरेलल, यही जो पैरेलल लाइंस है, समांतर रेखा है, समांतर, यही समांतर जो रेखा है उन्हीं के ऊपर बना हुआ है। देखो इसका बेस भी, दोनों फिगर का बेस इसी लाइन के ऊपर है और दोनों फिगर का जो टॉप बॉडी है वो भी इसी लाइन के ऊपर है, तो ये सेम होना चाहिए। तब के केस में अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाइड कर रहा है, तब के केस में जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा, त्रिभुज एस एम आर, एस एम आर का जो क्षेत्रफल होगा वो बराबर होगा, वो बराबर नहीं, वो आधा होगा, हाफ ऑफ होगा पैरेललोग्राम के एरिया के, पी क्यू आर एस के। क्या बोल रहा है, पैरेललोग्राम का एरिया अगर 20 स्क्वायर सेंटीमीटर है, तब त्रिभुज का एरिया होगा 10 स्क्वायर सेंटीमीटर, जस्ट आधा। द एरिया ऑफ ट्राइंगल इज हाफ ऑफ द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। त्रिभुज का क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज के आधा होगा, ये थ्योरम कहता है। अब इस थ्योरम के कुछ सब थ्योरम नहीं, जैसे मान लो एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, ये कोई एक समांतर चतुर्भुज पैरेललोग्राम हो गया। अब एक त्रिभुज बनाया मैं, यहां से ऐसे खींचा, ऐसे करके, ये एक त्रिभुज है, नाम ले लो इसका पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस। ये एक पैरेललोग्राम है, समांतर चतुर्भुज। और त्रिभुज है एस आर एम, एस आर एम। पहला कंडीशन तो आपको दिख रहा है कि एस आर जो है बेस है, एस आर जो बेस है वो त्रिभुज का भी है, और ये बेस है वो पैरेललोग्राम का भी है,
दोनों का बेस है। पहला कंडीशन तो सेटिस्फाइड हो गया, लेकिन दूसरा क्या? दूसरा कहता था कि का जो दोनों जो है वो सेम पैरेलल लाइंस के बीच होना चाहिए। जैसे पहला समांतर रेखा ये है और दूसरी समांतर रेखा ये है, तो दोनों के बीच होना चाहिए। तो इस प्रश्न में एक चीज और उल्लेख रहेगा कि ये जो पॉइंट एम है, ये जो पॉइंट एम दिख रहा है, ये ऐसे उल्लेख रहेगा कि जो पीएम है, पी से यहां से पी और ये जो एम है वो समांतर है एस आर के। तो ये भी तो पैरेलल लाइंस के बीच में आ गया। ये पी क्यू, ये जो पैरेलल लाइन है, ये दोनों पैरेलल लाइन के बीच में ही इनका टॉप बॉडी है। चाहे वो पैरेललोग्राम का हो, चाहे वो त्रिभुज का हो, इनके बीच में ही है। इस केस में भी ये त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो पूरे पैरेललोग्राम के एरिया के हाफ होगा। समझ में आ रहा है? सर इसमें जो एम है एक्सटर्नल पॉइंट है वो उसी लाइन में होना चाहिए। हाँ, वो ये जो पी क्यू है ना, पी क्यू और ये जो एम है, ये एक सीधी रेखा है, समझ लो एक सीधी रेखा है ऐसे। और यहां से त्रिभुज ऐसे निकला है इस एम पे। मतलब पीएम जो है पैरेलल है आर एस के या एस आर के। तो ये दो थ्योरम उस दिन दिख रहे थे अपने को। ये जो नए दो थ्योरम है, ये कक्षा 9th के ही है, क्लास 9th के थ्योरम है। सर ये दोनों पैरेलल है तो फिर क्या होगा? अगर पीएम पैरेलल टू एस आर है, तब के केस में ट्राइंगल एम एस आर का जो एरिया है, क्षेत्रफल है, वो हाफ रहेगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पी क्यू है आर एस, पी क्यू आर एस। प्रश्न कैसा आएगा बता रहा हूँ। फिर इसके टाइप का प्रश्न तो नहीं दिख रहा है, लेकिन आगे आगे बताऊंगा मैं इस टाइप के प्रश्न मिलेंगे। इस थ्योरम का यूज कहाँ पर होगा। फिर एक क्लास 10th का ना एक और टॉपिक है। अब 9th तो खत्म हो गया, 9th में ज्योमेट्री खत्म हो गया, 10th की ज्योमेट्री की ओर चलेंगे। 10th में समरूप त्रिभुज है, समरूप त्रिभुज, सिमिलर ट्रायंगल बोलते हैं हिंदी में। समरूप त्रिभुज, समरूप त्रिभुज, ये इससे ना प्रश्न बहुत बनते हैं समरूप त्रिभुज से, तो इसको थोड़ा समझना। इसको मैं थोड़ा बेसिक पढ़ा देता हूँ। क्लास 10th का पीडीएफ प्ले डाउनलोड कर लेते हैं। देखो, सम सिमिलर का मतलब होता है समरूप। समरूप नोट करते चलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक प्रश्न बनने की चांसेस हो या इस
कंसेप्ट का यूज करके प्रश्न बनते हैं, समरूप त्रिभुज, समरूप बोलते हैं। सिमिलर का मतलब ना, जैसे दो चीज हैं, एक सर्वांग सम आप लोग पढ़े कल, सर्वांग या कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं, सर्वांग सम पढ़ रहे, और अभी आप पढ़ रहे हो सिमिलर। दोनों में डिफरेंस है। कॉन्ग्रुएंट होने के लिए कंडीशन ये थी कि फिगर को एग्जैक्टली सेम होना चाहिए, एग्जैक्टली सेम, प्लस वो एक दूसरे को ओवरलैप करे, एक दूसरे को ढक ले, एक दूसरे को ओवरलैप करे या ढक ले, एक दूसरे को कंप्लीटली ढक ले, तो वो होगा कॉन्ग्रुएंट। जैसे एक मैं त्रिभुज खींचा, इसकी लंबाई 2 सेंटीमीटर, इसकी लंबाई 2 सेंटीमीटर, इसकी लंबाई 2 सेंटीमीटर, एक त्रिभुज बनाया, इसकी लंबाई 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। तो पहला वाला तो दूसरे को ढक लेगा, लेकिन दूसरा वाला पहले को नहीं ढकेगा, इसलिए सर्वांग सम नहीं हुए। आया क्या समझ में? कॉन्ग्रुएंट फिगर नहीं है ये। आया क्या समझ में? यस सर। यस सर। कॉन्ग्रुएंट फिगर का मतलब एग्जैक्टली ढकेगा, एक फिगर दूसरे को ढकेगा, दूसरा पहले को ढकेगा, पूरा ढकेगा, तो वो कॉन्ग्रुएंट है। ढकने का मतलब ये जो बिंदु है वो इसमें पड़ेगा, इसका ये जो बिंदु है वो इस बिंदु से ढकेगा, और ये जो बिंदु है इस बिंदु से ढकेगा, एक भी ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, वो सर्वांग सम है। सर्वांग सम सेम होता है। लेकिन सिमिलर या इसको समरूप बोलते हैं, समरूप, इसमें क्या अंतर है? समरूप का मतलब होता है कि आप उसको एक्सटेंड करो और बढ़ाओ, बढ़ा के फिगर बड़ा कर दो। जैसे कि ये कोई सर्कल है, ये कोई सर्कल है, अब सर्कल जो है कैसे बना है? छोटे छोटे बिंदुओं से बना है, असंख्य बिंदु, ऐसे इनफाइनाइट बिंदु से इसका निर्माण हुआ है। इतने असंख्य बिंदु है कि आप अनकाउंटेबल है, वो काउंट नहीं कर सकते। ऐसे छोटे छोटे असंख्य बिंदुओं से मिलके ये सर्कल बना है। अब इस सर्कल के ना हर एक बिंदु को आप ऐसे बढ़ाइए, हर एक बिंदु को ऐसे बड़ा करने का प्रयास करिए, इस इधर खींचिए, बाहर की ओर खींचिए या अंदर की ओर धसाइए, बाहर की ओर एक्सपेंड करिए, तो ये फिगर ऐसे बड़ा हो जाएगा, है ना? जैसे आप कोई चीज जूम करते हो तो दो फिंगर को रखते हो मोबाइल के ऊपर, है ना, इंडेक्स फिंगर और थंब को, और उसको एक्सटेंड ऊपर की ओर करते हो, ऊपर नीचे की ओर, तो पिक्चर बड़ा होना चालू हो जाता है। जूम तो ऐसे ही होता है। तो उसी प्रकार हर एक पॉइंट को, हर एक बिंदु को हम एक्सटेंड करते हैं, हर एक बिंदु को एक्सटेंड करते हैं, तब एक बड़ा पिक्चर बनता है। इसको बोलते हैं समरूप फिगर। मतलब हर डायरेक्शन से खींचा गया, ये जो असंख्य बिंदु है, ये जितने असंख्य बिंदु है, सब बिंदु को खींचा गया, सब बिंदु को इधर खींचा गया, तो फिगर क्या हो गया? बड़ा हो गया। इसको बोलते हैं सिमिलर। डेफिनेशन की ओर जाओगे तो क्या लिखा है? जैसे देखो क्या लिखा है, ये ये दो, एक छोटा सर्कल है, ये छोटा सर्कल दिख रहा है, इस छोटे सर्कल को हर एक बिंदु को बाहर की ओर खींचा गया, तो एक बड़ा सर्कल बन गया। लेकिन पहले भी वो सर्कल था, बाद में भी सर्कल रहे, तभी सिमिलर होगा। जैसे मेरे पास जैसे मेरे पास एक सर्कल है, ध्यान से देखिएगा, मेरे पास एक सर्कल है, इस सर्कल को मैं ऐसे खींचा, यहां इसको पकड़ा और इधर को पकड़ा और खींच दिया, तो ये ओवल बन जाएगा, ऐसे ओवल बन जाएगा, मतलब अंडाकार आकृति में आ जाएगा, है ना? पहले सर्कल था, अब अंडाकार आकृति में है, क्योंकि मैं इस डायरेक्शन को खींचा, इस डायरेक्शन को खींचा, बाकी इधर को नहीं खींचा, इधर को नहीं खींचा, तो अंडाकार बन गया। तो ये दोनों फिगर समरूप नहीं है, ठीक है? द बोथ फिगर आर नॉट सिमिलर फिगर। आ रहा है कि कुछ समझ में? जी सर। यस सर। इफ यू हैव अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, हमारे पास एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या दिया है 7 सेंटीमीटर। मैं सारे पॉइंट्स को, ये जितने असंख्य बिंदु से मिलके सर्कल बना है, उस सारे पॉइंट्स को ऊपर की ओर खींचा, तो ये रेडियस इसका बढ़ गया। नाउ रेडियस इज 9 सेंटीमीटर, एंड स्टिल दिस इज अ सर्कल। सो ये सिमिलर होगा। सिमिलर का चिन्ह ये है, सर्वांग सम का चिन्ह ही ऐसा था, ये सर्वांग सम का चिन्ह है, ये वाला सिमिलर का चिन्ह है। ये बोथ फिगर सिमिलर होगा, मतलब आकृति में परिवर्तन नहीं होना चाहिए ना। पहले भी ये वृत्त थी,
या वृत्त है, अभी भी ये वृत्त होना ही चाहिए। पहले वृत्त थी, अभी भी वृत्त है ही है, मतलब आकृति में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। उनके आकार में परिवर्तन होगा, आकार में परिवर्तन होगा, तब ये होगा सिमिलर। समझ में आ रहा है? मतलब देखोगे तो एक रेशियो में, एक फिक्स्ड रेशियो में उसका आकार में परिवर्तन होता है। आकार में परिवर्तन घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है। सर्कल है, इस सर्कल के हर एक बिंदु को मैं हर एक बिंदु को पकड़ के कॉन्ट्रिक्ट कर दिया, ठीक है, मतलब दबा दिया, प्रेशर लगाया, हर एक बिंदु से मैं इसको कॉन्ट्रेक्शन किया, दबाया, तो एक छोटा सा सर्कल बन जाएगा। सर्कल पहले भी था, अभी भी सर्कल है, ओके, बट ओनली क्या चेंज हुआ है, आकृति, आकृति सेम है, आकार में परिवर्तन हुआ। पहले रेडियस 5 सेंटीमीटर था, अब रेडियस की वैल्यू 1 सेंटीमीटर है। पहले भी सर्कल है, अभी भी सर्कल है, तो ये सिमिलर होगा। समझ में आ रहा है? नहीं है क्या तो बताइएगा। यस सर। ठीक, एक लाइन लिखा है, ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर सिमिलर। सभी सर्वांग सम वाली जो फिगर्स हैं, चित्र हैं, वो सिमिलर होते हैं। ठीक है, अगर सर्वांग सम है तो सिमिलर होगा ही, सर्वांग सम है तो सिमिलर होगा ही। सर्वांग सम है, दो चित्र सर्वांग सम है तो वो सिमिलर होगा ही, समरूप होगा ही, नोट कर लेना। बट जरूरी नहीं है कि समरूप है। अगर दो फिगर समरूप है तो देर इज नो गारंटी कि उन लोग कॉन्ग्रुएंट भी होंगे। समरूप है, जैसे एक त्रिभुज है, दो दो दो, एक त्रिभुज है, पांच पांच पांच, ये सिमिलर तो है बट कॉन्ग्रुएंट नहीं है, आ रहा है समझ में? यस सर। अभी आबकारी के मैथ्स के 7 क्वेश्चन को उठा के देखना, 7 या 6 जितने भी मैथ्स के क्वेश्चन आए थे आबकारी में, सातों 6 क्वेश्चन को उठाना। एनसीईआरटी के ये स्टेटमेंट है ना, ये जो स्टेटमेंट होते हैं, इसी स्टेटमेंट से प्रश्न बना है, 2 प्रश्न। एक बना था स्टैटिस्टिक्स से, और एक किसी और से बना है, याद नहीं आ रहा है। आबकारी के प्रश्न इसी ऐसे ही बने हैं, इसी स्टेटमेंट से उठा दिया है वो 2 क्वेश्चन, मतलब 2 नंबर उनको मिलेगा जो थोड़ा एनसीईआरटी पढ़ के आए होंगे। एक मिनट दिखाता हूँ आप लोग को मैं। ये देखिए, ये आबकारी आरक्षक का पेपर है, मैथ्स के क्वेश्चंस। मैथ्स आया था ना आबकारी में, नहीं आया था क्या? आया था 7 नंबर का। आया था सर। 7 नंबर के नीचे है क्या? अच्छा, ये गणित है। ये तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पूछा है पहला क्वेश्चन। त्रिकोणमितीय अनुपात का मान ज्ञात कीजिए, या अनुपातों का मान ज्ञात कीजिए। अच्छा, इसमें वैल्यू पूछा है ना, सीधे सीधे पूछा है भाई, साइन 60 का वैल्यू क्या है, कॉस 60 का वैल्यू सही है कि नहीं, ये सही है कॉस 60। साइन 30 का वैल्यू होता है, या मैं लिखता हूँ, एक सेकंड में लिखा हूँ यहाँ पर। साइन जो जीरो होता है, जीरो होता है, साइन जीरो होता है, जीरो रहता है, यहाँ साइन लिख लेते हैं, साइन। साइन 30 का वैल्यू होता है हाफ। साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2, √3/2। साइन 45, एक 45 छोड़ गया, यहाँ पर 45 भी लिख लो। साइन 45 होता है 1, साइन 45 डिग्री होता है 1/√2। साइन 60 होता है √3/2, और 90 होता है, 90 डिग्री होता है 1। और इसका उल्टा करोगे तो कॉस आता है, उल्टा कॉस होगा।
कॉस 0 की वैल्यू जो होगा वो साइन 90 का वैल्यू होगा। कॉस 30 साइन 60 का जो वैल्यू है वो कॉस 30 का वैल्यू होता है। साइन 45 की जो वैल्यू है वही कॉस 45 का वैल्यू होता है ना। कॉस 60 का जो वैल्यू है वो साइन 30 का उल्टा होता है, तो 1/2 होगा। और कॉस 90 का वैल्यू साइन 0, जो साइन 0 का वैल्यू है वो होगा। अब टेन कैसे निकलता है? टेन साइन बटे कॉस होता है, तो 0/1 टेन होगा। 1/2 बटे √3/2 करोगे, दो दो कटेगा तो 1/√3 आएगा। 1/√2 1/√2 कट के 1 आएगा। √3/2 अपॉन 1/2 2 2 कट के √3 आएगा। और 1/0 नॉट डिफाइंड होता है, तो ये हो गया कॉस की वैल्यू। टेन की वैल्यू टेन 0, टेन 30, टेन 45, टेन 60 और टेन 90। अब टेन का रेसिप्रोकल होता है कॉट, तो ये इन्फिनिटी यहाँ पर लिखा जाएगा, उल्टा लिख देना है बस। ये √3 यहाँ लिखा जाएगा, ये एक कहीं लिखाएगा, ये 1/√3 यहाँ लिखाता है और 0 यहाँ लिखाता है, तो पता ही है ना सभी को। तो ये प्रश्न आया है, बेसिक फॉर्मूला पूछा है। एन पर्सन को फॉर्मूला पता है तो ये क्वेश्चन कर लेगा। ये स्टेटमेंट वाला है पहला क्वेश्चन, स्टेटमेंट वाला। निम्न वाक्यों को ध्यान पूर्वक पढ़िए, ठीक है। पहला क्वेश्चन स्टेटमेंट है, सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर इज n+1/2। ये सही है। सम ऑफ, ये मैं लिखवाया हूं आप लोग को, याद है क्या? अमीन पटवारी वाले में मैथ्स के पूरे फॉर्मूले लिखवाया हूं आप लोग को। ये सर लिखवाए हैं। प्रथम n संख्याओं का योग क्या है? प्रथम n विषम n संख्याओं का योग क्या है? अगर मुझे फॉर्मूला नहीं भी पता, चलो मेरे को फॉर्मूला नहीं पता, मैं भूल गया हूँ फॉर्मूला, ये m तो सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर, ये भी सही है। नहीं नहीं, n गायब है इसमें, n भी होता है, n गायब, ये m गलत है। अगर मेरे को सूत्र नहीं भी पता है, चलो सूत्र नहीं पता है तो कैसे करोगे? प्रश्न में लिखा है आबकारी में कि प्रथम n सम संख्याओं का योग n+1 होता है, n+1 होता है, मुझे सूत्र नहीं पता, तब कैसे करेंगे भाई? सम संख्या कैसे लिखोगे? 2, 4, 6, 8, सो जा रहा है ना। 2n जो है nवा पद है, ये nवा पद है, nवा पद, ये इंग्लिश में बोलते हैं nth टर्म, nth टर्म है। अब ये एक्चुअल में एपी बन रहा है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आप लोग पढ़े होंगे, समांतर श्रेणी, a बराबर 2 और d बराबर, दोनों के बीच का अंतर कितना है, तो अंतर जो है वो भी 2 है। a मतलब प्रथम पद, प्रथम पद, फर्स्ट टर्म, ऐसा है। और n बराबर एक्चुअल में दिया है 2n, इसको m मान लो, चलो कंफ्यूजन है तो m मान लो, 2m दिया है। अब यहां से निकाल दो फॉर्मूला, nवा पद का फॉर्म, nवा पद, nth टर्म, इसको क्या बोलते हैं? nवा पद, nवा, अभी तो m दिख रहा है, तो nवा पद का सूत्र क्या होता है? a+n-1 × d, यही सूत्र होता है, पढ़े हो आप लोग कि नहीं होता है? अच्छा, इसमें योग बोला है, लेकिन योग बोला है ना, प्रथम n संख्याओं का योग बोला है, ठीक है। योग का सूत्र भी लगा देंगे। nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? यहाँ a की जगह आप 2 रखोगे, प्लस n की जगह 2m रखोगे, -1 × d की जगह 2 रखोगे। इस सूत्र से हल करना है। समझ में आ रहा है? एपी समझ में आ रहा है क्या? कि डाउट लग रहा है? ये तो उसी टाइम बताऊंगा इसको, क्योंकि मैथ्स में अगला चैप्टर आप लोग एपी ही पढ़ोगे, इसके बाद हम लोग एपी स्टार्ट करेंगे। ये एपी एक सिंपल सा फॉर्मूला है, ये एक सिंपल सा फॉर्मूले से बनेगा, ये दोनों सही है कि गलत है, एक सिंपल से फॉर्मूला से बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? परसेंट से है, छोड़ देते हैं। ये वाला आया है स्टेटमेंट से सीधा, ये स्टेटमेंट से दिया है कि आपको मोड निकालना है किसी डेटा का, तो आप क्या करोगे? बहुत लोग इसमें दावा पत्ती भी लगाए थे, क्वेश्चन गलत है कि क्या है करके। ये एक स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। एक और स्टेटमेंट वाला आया है कि गणित में ऊंचाई और दूरी के प्रश्न को हल करने का सही क्रम क्या होगा। वो क्वेश्चन नहीं दिया है, क्वेश्चन की प्रोसीजर पूछ रहा है कि आप कैसे सॉल्व करोगे ऊंचाई और दूरी के प्रश्न को, प्रोसीजर पूछ रहा है सीधे सीधे। और ये और ये इसमें भी 73 में भी क्वेश्चन नहीं पूछा है, वो फॉर्मूला पूछ रहा है। 3 क्वेश्चन मिल गया मेरे को ऐसे ऐसे।
7 क्वेश्चन आए हैं। 7 क्वेश्चन में तो 3 क्वेश्चन तो स्टेटमेंट वाले आ गए, जो ये आप लोग पढ़ रहे हो ना, एक स्टेटमेंट, यहाँ एक स्टेटमेंट पढ़े कि ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर सिमिलर बट द सिमिलर फिगर्स नीड नॉट बी कॉन्ग्रुएंट। ये स्टेटमेंट इसलिए याद कर लो बोल रहा हूँ, ये स्टेटमेंट वाले 2 क्वेश्चन आ गए हैं। क्या लिखा मैं? दो समरूप फिगर, फिगर को क्या बोलेंगे, आकृति, चित्र, दो समरूप वाले चित्र जरूरी नहीं है कि वो कॉन्ग्रुएंट हो। कॉन्ग्रुएंट को क्या बोलते हैं? कॉन्ग्रुएंट, सर्वांग सम हो। ये स्टेटमेंट याद रखना, दो समरूप वाले चित्र जरूरी नहीं है कि वो सर्वांग सम हो। मतलब हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। जैसे मैं एक फिगर बनाया, ट्राइंगल एबीसी विच इज सिमिलर टू ट्राइंगल पीक्यूआर। ये सिमिलर है ना, बोथ फिगर आर सिमिलर। सिमिलर मतलब समरूप है, दोनों के दोनों चित्र समरूप है। इसका ए बी दिया है 5 सेंटीमीटर, ए सी दिया है 6 सेंटीमीटर, बी सी दिया है 7 सेंटीमीटर, यहाँ पी क्यू दिया है 5 सेंटीमीटर, पी आर दिया है 6 सेंटीमीटर और पी क्यू दिया है 7 सेंटीमीटर। ये समरूप है, बट समरूप के साथ साथ ये सर्वांग सम भी तो हो गए कि नहीं हुए? ये सर्वांग सम है कि ट्रिपल ट्रिपल एस से? यस सर, ट्रिपल एस से हो गया। मतलब समरूप है तो सर्वांग सम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, बट सर्वांग सम है तो समरूप होगा ही, होगा ही। किसी को डाउट है तो पूछिएगा, अदरवाइज ये बहुत क्लियर सा चीज है। if figures are congruent then definitely both figures are similar also, है ना? बट सिमिलर है तो हो सकता है कॉन्ग्रुएंट और हो नहीं भी सकता। ठीक, समझ में आ गया कि नहीं आया? आ गया सर। ठीक है, क्वेश्चंस करते हैं। इसमें जो क्वेश्चंस है वो इंपॉर्टेंट है। पहला फॉर्मूला नोट कर लेना। अगर दो ट्राइंगल, हमको त्रिभुज के बारे में पढ़ना है, अगर दो त्रिभुज समरूप होते हैं, जो दो त्रिभुज है वो क्या होगा? समरूप होता है, सिमिलर होगा। अगर दोनों त्रिभुज सिमिलर है तो पहली कंडीशन होती है कि ऑल एंगल्स आर इक्वल, ऑल एंगल्स आर इक्वल टू करस्पॉन्डिंग, मतलब दूसरे फिगर के करस्पॉन्डिंग फिगर के करस्पॉन्डिंग एंगल की इक्वल होता है। जैसे उदाहरण पे ये एंगल 60 दे दिया तो ये भी 60 होगा। ये मान लो 70 दे दिया है तो ये भी 70 होगा करस्पॉन्डिंग। ये अगर 50 दे दिया है तो ये भी 50 होगा। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, लिख लो ऐसे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, संगत कोण बराबर होते हैं, बराबर होते हैं, संगत कोण बराबर होते हैं, संगत कोण बराबर होते हैं। दूसरा, तो ये तो सम कॉन्ग्रुएंट फिगर में भी होता था। कॉन्ग्रुएंसी का क्या रूल था, किसी को याद है क्या? अगर दो त्रिभुज कॉन्ग्रुएंट है तो क्या होता था? दो त्रिभुज कॉन्ग्रुएंट है तो क्या क्या दो घटनाएं घटती थी, मतलब दो जो कंडीशन है वो होता था। सर वो कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करते थे, साइड 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 से, साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी एंगल, साइड एंगल साइड से। प्रूफ तो कर ले रहे थे, लेकिन कॉन्ग्रुएंसी होने की कंडीशन क्या थी? कंडीशन मतलब शर्त क्या थी, किस शर्त पे वो कॉन्ग्रुएंट होता था? शर्त नंबर एक, सिमिलर है सर पूरा 100। हम्म
एंगल साइड सब चीज सिमिलर है सर हाँ, उनका। इक्वल होते थे, इक्वल लेंथ में होते थे ना। पहली शर्त ये थी कि संगत कोण बराबर होते थे। जो संगत कोण है वो बराबर होते थे। और दूसरा शर्त क्या थी? संगत भुजा बराबर होते थे। संगत भुजा, ठीक है। करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल इन लेंथ। संगत कोण बराबर है और संगत भुजा बराबर है। संगत कोण मतलब और संगत भुजा का मतलब, जैसे ये मान लो x दिया है, ये कोण मान लो y दिया है, ये कोण मान लो z दिया है, तो ये भी कोण x ही होगा और ये भी कोण y ही होगा और ये भी कोण z ही होगा। इसकी लंबाई p सेंटीमीटर है, इसकी लंबाई q सेंटीमीटर है और इसकी लंबाई r सेंटीमीटर है, तो इसकी लंबाई भी p सेंटीमीटर होगा, इसका लंबाई भी q सेंटीमीटर होगा, इसका लंबाई भी r सेंटीमीटर है। इसका मतलब है जो संगत कोण है वो बराबर है। जो x का संगत कोण है ये वाला, y का संगत वाला कोण कौन है? ये वाला, और जेड का संगत कोण कौन है? ये बचा वाला। तो संगत कोण बराबर होता है प्लस संगत भुजा भी बराबर होता है। ये किसके लिए था? सर्वांग सम के लिए, कॉन्ग्रुएंट के लिए। देखो जहां भी डाउट लगे, अगर 1% भी डाउट होगा तो पूछ लेना, अदरवाइज वो एग्जाम में 1% वाले से प्रश्न आ गया तो आपसे नहीं बनेगा। जब आप लोग टाइम इन्वेस्ट कर ही दिए हो तो अच्छे से सीख लो ना, या तो पूरा छोड़ दो, क्योंकि टाइम इज वेरी प्रीशियस। टाइम का ही वैल्यू है, अगर टाइम आपने इन्वेस्ट किया है तो सीख लो पूरा। समरूप, समरूप के लिए क्या है? करस्पॉन्डिंग एंगल्स तो इक्वल होंगे, मतलब संगत कोण बराबर होते हैं। तो संगत कोण यहाँ भी बराबर है ना सर्वांग सम में। लेकिन यहाँ संगत भुजा बराबर नहीं होते। यहाँ संगत भुजा प्रपोर्शनेट रहते हैं। प्रपोर्शनेट को हिंदी में बोलते हैं क्या है मुझे नहीं पता, बट मैं बता देता हूँ, प्रपोर्शनेट का अर्थ बता देता हूँ। ये ए बी लिखा है और ये सी है, ये पी क्यू आर। प्रपोर्शनेट का मतलब क्या है? ए बी और पी क्यू में कुछ फिक्स्ड टाइम्स वैल्यू बढ़ेगा या घटेगा। जैसे ए बी की वैल्यू मान लो 2 है, ए सी की वैल्यू मान लो 3 है और बी सी की वैल्यू मान लो 4 है। तो ए बी जो है पी क्यू के प्रोपोर्शनेट है, ए बी पी क्यू के संगत है, ए बी जो है पी क्यू के संगत है। और एक फिक्स टाइम 2 गुना वृद्धि हो रही है, तो 2 दूनी ये 4 हो जाएगा। तो इसमें भी 2 गुना की वृद्धि होगी, 3 दूनी ये 6 होगा। और ये बीसी में भी 2 गुना की वृद्धि हो रही है, तो ये 4 दूनी 8। तो ये तीनों, ये चार जो तीनों भुजा है वो एक दूसरे के इक्वल नहीं होके क्या है? प्रपोर्शनेट है। प्रपोर्शनेट मतलब सेम रेशियो में उनकी वैल्यू क्या हो रही है? बढ़ रही है। सेम रेशियो में वैल्यू बढ़ रही है। इसको अगर 2 गुना बढ़ाया तो इसको भी 2 गुना बढ़ाया और तीसरे वाले को भी 2 गुना बढ़ाया। घटा भी सकता हूं, आधा भी कर सकता था। आ रहा है क्या समझ में? यस सर। यहाँ पर संगत जो भुजा है वो बराबर ना होके क्या होती है? प्रपोर्शनेट होती है। प्रपोर्शन एक फिक्स्ड रेशियो में वैल्यू घटता है या बढ़ता है तीनों साइड का। मतलब हम ये कह सकते हैं ए बी बटा पी क्यू बराबर होगा बी सी बटा क्यू आर बराबर होगा पी ए सी बटा पी आर। देखो जिसको नहीं समझ में आया पूछ लो। समरूप के से क्वेश्चन बहुत सारे भरे हैं, आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे तो इस कंसेप्ट का यूज करके बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। तो जहां भी लग रहा है कि ये समझ में नहीं आया, ये यहाँ पर डाउट है, वो पूछ लो, फिर मैं आगे बढ़ूँ। आप लोग नहीं पूछते तो मेरे को ये समझ में, मेरे को ये लगता है कि सब क्लियर है, एवरीथिंग इज क्लियर। सर हाँ, ऐसा नहीं हो सकता ना, जैसे ए बी और पी क्यू ये 2 टाइम्स से बढ़े हैं, लेकिन बी सी और इसका क्यू आर जो है ये 3 टाइम्स से बढ़ नहीं गए नहीं हैं। नहीं, एक फिक्स रेशियो बढ़ेगा। ठीक है, एक फिक्स रेशियो बढ़ेगा। ये तो सिमिलर है ना, सिमिलर होने के लिए फिक्स रेशियो होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए सबके लिए मेरा एक क्वेश्चन है, सबके लिए। ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। फिगर पी क्यू आर वो समरूप है फिगर ए बी सी के, सिमिलर है। बोथ आर सिमिलर ना, दोनों के दोनों समरूप है। कोण पी दिया है 70 डिग्री, और सिमिलर है तो मेरे को लिख के भी बताना पड़ेगा। त्रिभुज पी क्यू आर सिमिलर है त्रिभुज एबीसी के। पहले एक बार इसको समझा भी दूं।
अगर दो फिगर, ये लिखा है, कंडीशन है कि ऑल करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड ऑल करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम रेशियो, ये लिखा है ना। फिगर कहाँ बनाया है, ऐसा लिखा है, मान लो ये हमारा त्रिभुज हो गया, त्रिभुज है मान लो पी क्यू आर ही है, पी क्यू आर, और त्रिभुज मान लो ए बी सी ही है, ए बी सी। तो अगर ये सिमिलर है तो हमको लिखना भी पड़ेगा स्टेटमेंट के रूप में, तो पी क्यू आर ऐसे सिमिलर लिखूंगा, त्रिभुज ए बी सी। इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ क्या है कि कोण P बराबर कोण A है, एंगल P इक्वल्स टू एंगल A है। Q बीच में है, यहां बीच में B लिखा है, तो कोण B जो है वो Q के बराबर है। और ये R एंड में है और यहाँ एंड में C है, तो कोण R या एंगल R इक्वल है एंगल C के। इसमें कोई डाउट है? सर ये सिमिलर ट्राइंगल में ऐसा होगा बोल रहे हैं? सिमिलर में भी होता है और कॉन्ग्रुएंट में भी ऐसा ही लिखे थे हम लोग। ओके सर। इसको बोलते हैं संगत कोण या संगत भुजा। और उसी प्रकार इसमें कोई डाउट नहीं है, तो इसी प्रकार की जो साइड पी क्यू है, भुजा पी क्यू है और भुजा ए बी एक दूसरे के संगत है या करस्पॉन्ड है, तो लिखोगे आप पी क्यू बटा ए बी बराबर, फिर क्या है, क्यू आर है और इधर बी सी है, इधर क्या है क्यू आर और इधर क्या है बी सी, तो क्यू आर बटे बी सी, और ये बराबर होगा, ये लास्ट में क्या है पी आर और इधर लास्ट में क्या है ए सी, तो पी आर बटे ए सी के। डाउट है तो पूछ लो मेरे से अभी भी। नहीं है ना डाउट? चलिए फिर एक प्रश्न मेरे आपसे है कि कोड P70 है, ओके, कोड P70 है और कोड R 40 डिग्री है, कोड R 40 डिग्री है एंड एंगल P 70 डिग्री, एंगल R इज 40 डिग्री। आपको मान ज्ञात करना है, आपको मान ज्ञात करना है एंगल B कितना होगा। 70 डिग्री। 70 डिग्री। बाकी लोग यस सर 70 डिग्री। कैसे आया 70 डिग्री, बताइए तो। मैं सर हाँ बताइए, आप ही बताइए। सर नॉर्मली क्या होता है कि जैसे ट्रायंगल पी क्यू आर है हाँ तो उसको एक डिग्री 70 है और एक 40 है, और हाँ हमें पता है कि जो ट्रायंगल का टोटल होता है वो 180 होता है। तो हाँ, जो एंगल क्यू का भी वैल्यू आ जाएगा वो 70 आ जाएगा। एंगल और का, हम ठीक है। जी, फिर उसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि पी क्यू आर और एबीसी जो है ना वो समरूप है। तो हाँ, एंगल पी जो है, सॉरी एंगल क्यू जो है वो एंगल बी के इक्वल रहेगा, और एंगल क्यू 70 है तो एंगल बी भी 70 ही होगा। वेरी गुड वेरी गुड। देखो Q जो है वो करस्पॉन्ड टू B है, दैट इज वाई एंगल Q जो है वो कोण B के बराबर होगा, और कोण Q 70 है तो कोण B भी 70 होगा। और ये जनरल व्यापम का क्वेश्चन है, अब आप लोग व्यापम के क्वेश्चन हल कर सकते हो, ठीक है। इट इज ऑब्वियस क्वेश्चन ऑफ व्यापम, इसी लेवल का पूछता है व्यापम। चलिए कुछ और प्रश्न की ओर चलेंगे व्यापम के। देखो एक सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ पर देखोगे क्वेश्चन में पूछ रहा है आपसे कि सभी सर्कल जो है, सभी वृत्त कॉन्ग्रुएंट होंगे कि सिमिलर होंगे, समरूप होंगे कि सर्वांग सम होंगे, बताइए तो मेरे को। सिमिलर। सभी सिमिलर। वृत्त सिमिलर होंगे, सर्वांग सम नहीं होंगे क्या, कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे क्या? सर उसमें हो सकते हैं कुछ, लेकिन रेडियस अलग अलग हो सकता है। हाँ रेडियस अलग होगा तो सभी नहीं हो सकते, कुछ हो सकते हैं, सभी नहीं होंगे।
लेकिन सभी सर्कल सिमिलर होंगे डेफिनेटली। सारे सर्कल जो है, सभी वृत्त एक दूसरे के क्या होंगे, सिमिलर होंगे। ये व्यापम का प्रश्न बन सकता है आगे चल के। ऑल स्क्वायर्स भी सिमिलर होंगे। सभी के सभी वर्ग जो है, सभी के सभी जो वर्ग, वर्ग मतलब ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों भुजा बराबर है, ठीक है। ऑल ट्राइंगल्स आर सिमिलर, कौन से ट्राइंगल सिमिलर होंगे, इक्विलेटरल। इक्विलेटरल का मतलब जिसके तीनों भुजा बराबर होते हैं, सम त्रिभुज क्या बोलते हो, ऐसा त्रिभुज, समबाहु। समबाहु समबाहु। त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। मतलब इन शॉर्ट बोलूं, अगर सही लिख भी दिया है, वही लिखा है कि दो पॉलीगन्स, टू पॉलीगन ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर। ऑप्शन दिया है, क्या दिया है, if their corresponding angles are equal and their corresponding sides are proportional। ठीक है, ये तो छोड़ दो। मैं ये बता रहा था कि दो पॉलीगन, पॉलीगन मतलब बहुभुज, दो बहुभुज अगर सिमिलर होगा तो उसके लिए कंडीशन यही है कि वो रेगुलर पॉलीगन होना चाहिए, सम बहुभुज होना चाहिए, रेगुलर पॉलीगन। दोनों के दोनों पॉलीगन रेगुलर होने चाहिए, और रेगुलर नहीं है तो उनके जो करस्पॉन्डिंग साइड्स है वो प्रपोर्शनेट हो। प्रपोर्शनेट मतलब एक सेम वैल्यू में बढ़े। जैसे सेम वैल्यू में बढ़े का मतलब क्या है, जैसे मान लो ये 3 है और ये 2 है, तो ये 3 है ये 2 है, तो जो अगला होगा इसमें एक सेम प्रपोर्शन, मान लो मैं 3 का गुणा कर दिया तो 3 तिया ये 9 हो गया, इसमें भी 3 का गुणा करोगे 3 दूनी 6 हो गया, इसमें भी 3 का गुणा करोगे 3 तिया 9 हो गया, इसमें भी 3 का गुणा करोगे 4 तिया 12 हो गया। इस तरह से बढ़े तब जाके वो प्रपोर्शनेट होगा, और एंगल भी सेम होना चाहिए। एंगल समान होना चाहिए लेकिन जो भुजा है वो क्या होना चाहिए, प्रपोर्शनेट होना चाहिए। ये क्वेश्चन बना है, देखो ये दो चित्र बना है, क्या ये सिमिलर है, प्रश्न पूछ रहा है, क्या ये समरूप है, आपसे प्रश्न पूछा जा रहा नहीं होगा सर, एंगल इक्वल नहीं है। है। एंगल इक्वल नहीं है लेकिन साइड्स प्रोपोर्शनेट है। 1.5 में 2 का गुणा करोगे 3 आएगा, 1.5 में 2 का गुणा करोगे 3 आया, सब में 1.5 2 का गुणा करोगे 3 आएगा, बट एंगल समान नहीं है। यहाँ 90 90 दिख रहा है, यहाँ 90 नहीं है, तो ये समरूप नहीं है। दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करना पड़ेगा ना हाँ, सर। दोनों शर्त जो है, दोनों शर्त या कंडीशन है वो सेटिस्फाइड होना चाहिए। अब हमको हमको फोकस करना है सिमिलर ट्राइंगल्स में ही। दो कंडीशन है, टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर इफ, यदि दो त्रिभुज जो है वो समरूप होंगे, यदि ये दोनों शर्तें हैं, शर्त नंबर 1 और शर्त नंबर 2 दोनों के दोनों सेटिस्फाइड होते हैं। पहला, उनके संगत कोण बराबर होना चाहिए, और दूसरा, उनके संगत भुजाएं सेम रेशियो में या प्रोपोर्शनेट होना चाहिए। एक थेल्स थ्योरम भी आप लोग शायद सुने होंगे जिंदगी में, कभी सुने होंगे। जी सर। हम्म, यही वो थेल्स थ्योरम है। उसका स्टेटमेंट हिंदी में लिख लेना, डाउनलोड कर लेना, थेल्स थ्योरम का। थेल्स थ्योरम क्या बोलता है मैं आपको समझा देता हूँ, वो कहता क्या है। देखो इतना बड़ा उसका प्रूफ है, अपने को प्रूफ से कोई मतलब नहीं है, अपने को मतलब है वो कह क्या दिया, वो थ्योरम क्या कह दिया, दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस। वो कहता है कि वी हैव अ ट्राइंगल, हमारे पास एक त्रिभुज है, और उस त्रिभुज के में एक बिंदु ले लो यहाँ पर, पी क्यू, पी इज अ बिंदु, मतलब यहाँ नाम लिख लो ए बी सी। ए बी सी एक त्रिभुज है, पी एक कोई बिंदु है, जरूरी नहीं है कि मध्य बिंदु हो, क्यू एक दूसरा बिंदु है, जरूरी नहीं है कि क्यू भी मध्य बिंदु हो। पी क्यू एक लाइन है, पी क्यू एक लाइन है जो कि पैरेलल, जो कि पैरेलल है सीबी के। ठीक है, समझ में आ रहा है, ये दिया हुआ है, ये सब दिया हुआ कंडीशन है। क्या क्या दिया होगा कि पी क्यू जो है
पैरेलल होगा सीबी के, ये दिया है, तब थेल्स थ्योरम कहता है कि पीए बटा पीसी या एपी बटा पीसी, एपी बटा पीसी बराबर होता है ए क्यू बटा क्यू बी, ए क्यू बटा क्यू बी। फिर से मैं बता देता हूँ, फिर से, आई नो देयर इज कंफ्यूजन। हमारे पास एक त्रिभुज है, त्रिभुज कुछ भी हो सकता है ना, कोई सा भी त्रिभुज हो, कोई सा भी त्रिभुज। हम दो बिंदु यहां पर लेते हैं, इस प्रकार दो बिंदु लेंगे कि ये इसके पैरेलल हो, ये लाइन इसके समांतर हो। तब के केस में क्या होता है, समांतर है तब ये अपॉन ये, मतलब नाम दे दो ए बी सी पी क्यू, हमको दिया है कि पी क्यू जो है वो पैरेलल है सी बी के, पी क्यू जो है पैरेलल है सी बी के। तब के केस में ये जो ए पी बटा पी सी, ए बी पी बटा पी सी बराबर होता है ए क्यू बटा क्यू बी के। आ रहा है क्या समझ में? यस सर। जी सर। क्वेश्चन कैसे बनेंगे, सिंपली, ये तो थेल्स ने बोल दिया। प्रश्न की ओर चलते हैं, चलो पहला प्रश्न आप ही लोग करके बताओ। पहला प्रश्न ये है, क्वेश्चन में बोल रहा है, ये आपके एग्जाम में बन सकता है। प्रश्न एक बोल रहा है कि जो डी है पैरेलल टू बीसी है, ये डी दिख रहा है और ये बीसी दिख रहा है, ये दोनों एक दूसरे के क्या है, समांतर है, दोनों एक दूसरे के समांतर है। आपको मान ज्ञात करना है ईसी का, ईसी का मान निकालिए, निकालिए तो चलो आप लोग करिए। ये ईसी, यहां से यहां तक ईसी की लंबाई है, इसको ज्ञात करिए। थेल्स लगाओ, सीधा थेल्स लगाओ। ये सब प्रश्न है, मिल जाएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ढूंढो, मिल जाएगा, व्यापम में आए हुए हैं। एक मैं करूं क्या? चूंकि बोल रहा है कि डी पैरेलल टू बीसी है, क्या बोल दिया कि ये डी जो है समांतर है बीसी के, तब एडी बटा डीबी, एडी बटा डीबी वो बराबर होगा एई बटा ईसी के, एई बटा ईसी के। एडी का मान दिया है 1.5 बटा डीबी का मान दिया है, डीबी का मान दिया है 3, 3 बराबर आएगा सर। 3 आ रहा है, ठीक है। और एई, एई का मान दिया है 1 और ईसी निकालना है, तो पक्षांतर कर दो, ये 3 एकम 3 हो जाएगा और 1.5 नीचे, तो ईसी बराबर क्या हो जाएगा, ईसी बराबर 3/1.5, ईसी बराबर, पक्षांतर करो, 3/1.5, 1.5 एकम 1.5 दूनी, तो ईसी बराबर 1.5 आ रहा है। गलत आ रहा है क्या, मेरा चेक कर लो एक बार। सर वो साइड जो है, मैं क्या किया हूँ मैं सर, एसी में जो दिया हुआ है सर 1/EC इज इक्वल्स टू 8.5 अपॉन 1.8 अपॉन 1.8 नहीं, 5.4 लिख दिया नहीं हूँ। नहीं 1.8 नहीं है, 1.5 है। 1.5 है, एक बार और करूँ क्या, 1.5/3, 1.5/3, 1/EC। ओके सर, ओके ठीक है। वो ना मैं एक ट्रायंगल से दूसरे ट्रायंगल में का कंपेयर कर दिया था, वैसा नहीं करना है, एक ही ट्रायंगल में है वो एक चीज। इसी उसी त्रिभुज में रहना है, ठीक है। हम्म, सिमिलरली दूसरा क्वेश्चन भी आपको स्क्रीन में दिख रहा है, बगल में ये वाला, इसको करिए। इसमें क्या निकालने बोला है, एडी निकालना है, ये एडी दिख रहा है यहाँ पर, एडी, इसका मान ज्ञात कीजिए। इसमें थेल्स लगाइए, इस ये फिगर को नहीं देखना है, केवल इस फिगर को देखना है। इस वाले फिगर को फोकस करिए और एडी निकालिए, दिस इज एडी। इसमें क्या हो जाएगा, एडी बटा डीबी, 2.4 सर। 2.4 चेक कर लेते हैं, एबी, एडी बटा डीबी बराबर एई बटा ईसी, एई बटा
ईसी, सो एडी का मान क्या है नहीं पता, बट डीबी पता है 7.2, एई नहीं, एई 1.8 और ये 5.4। तो सवाल करोगे सब 18 के पहाड़े में आ रहा है ना, 18 कम 18, 18 36, 18 54 होता है, तो 1/3 हो जाएगा ये। और 7.2 ऊपर जाएगा, 7.2, तो ये भी कट रहा है। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 2.7 आ रहा है क्या, 3 सत्ते 21 होता है ना, देखिए तो 2.7 आ रहा है मेरा, चेक कर लो एक बार आप लोग और। सर 7.2 को डिवाइड बाय 3 करने से 2.4 आएगा ना। 2.4 आ रहा है, 7 एकम 7, 14 7 21, अच्छा 3 से मैं, अच्छा ओके ओके, 4 मैं 3 2.6 4 2 3 पॉइंट, दूनी 6 हो जाएगा और 1 जाएगा तो 3 चौको 12। अच्छा 12 है ना, ये मैं 21 पढ़ लिया, ठीक है ठीक है, 3 चौका 12, 2.4 होगा करेक्ट, 2.4 सही है। ठीक है, इस तरह के प्रश्न अब आपसे बन जाएंगे। अब ये फिगर का भी स्क्रीनशॉट लो, इसको भी निकालना है। इसमें क्या बोला है, नहीं इसमें पैरेलल चेक करना है, ये उल्टा है थोड़ा, उससे उल्टा है। उल्टा क्या बोलता है, थ्योरम का कन्वर्स, थ्योरम का कन्वर्स भी सुन लो। थ्योरम, थेल्स थ्योरम सेज दैट कि अपने पास एक त्रिभुज है जिसमें यदि ये भुजा, ये जो भुजा है वो तीसरी भुजा के पैरेलल है, तब के केस में क्या हो रहा था, ये बटा ये बराबर ये बटा ये हो रहा था, है ना, ये थेल्स कह रहा था। थेल्स का कन्वर्स, थ्योरम का विलोम, थ्योरम का विलोम कहता है कि यदि, यदि सुनिएगा ध्यान से, यदि ये भुजा, ऐसे हम लोग खींचे त्रिभुज में ऐसा खींचे, और खींचने के पश्चात ये बटा ये बराबर ये बटा ये हो रहा है, इक्वल हो जा रहा है, तब के केस में ये पैरेलल हो जाएगा। मैं लिख के बताता हूँ, समझ में आएगा। त्रिभुज है पी क्यू आर, हमारे पास ये नाम है ए बी। अब हमको क्या दिया है, हमको दिया है P को A से भाग किया, मैं P बटे A लिखा, और A बटे क्यों लिखा, A बटे क्यों लिखा, A बटे क्यों लिखा। उसी प्रकार मैं P बटे B लिखा और B बटे R लिखा, P बटे B लिखा और B बटे R लिखा। इनको कटने के कट करने के बाद, सिंप्लीफाई करने के बाद ये इक्वल हो जा रहा है, दोनों रेशियो इक्वल हो जा रहा है। तब के केस में ये जो लाइन ए बी है, ये ए बी है, ये पैरेलल हो जाएगा क्यू आर के, मतलब ए बी जो है वो पैरेलल हो जाएगा क्यू आर के। जस्ट उल्टा कर देना है, उल्टा, उल्टा का मतलब जो पहले दिया था वो अब नीचे आ जाएगा, और जो पहले हम पैरेलल हमने को दिया होता था, पैरेलल दिया होता था, ये हम प्रूफ करते थे। अब ये दिया है और ये प्रूफ करना है, तो उसका क्वेश्चन है कि ये वाला। इसको एक मैं करके दिखाता हूँ, बाकी दो आप लोग करिएगा, ये एक मैं कर रहा हूँ, दो तीन आप करिएगा। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ई एन एफ, फिगर नहीं बनाया, अपने को ड्रॉ करना पड़ेगा। ई एन एफ आर टू पॉइंट्स ऑन द साइड पी क्यू एंड पी आर ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। अपने पास त्रिभुज पी क्यू आर है, मैं इसमें बना देता हूँ, उसमें जगह नहीं है। अपने पास त्रिभुज पी क्यू आर है, त्रिभुज पी क्यू आर है, त्रिभुज पी क्यू आर है, जिसमें बोल रहा है कि ई जो है एक पॉइंट है पी क्यू में, ई एक पॉइंट है पी क्यू में, तो यहां पर ई मार्क कर लिया मैंने। फिर क्या बोल रहा है कि जो एफ है वो पी आर में एक बिंदु है, एफ जो है वो पी आर, ये पी आर दिख रहा है आप लोग को, है ना, ये पी आर में एक बिंदु है एफ, तो मैंने एफ मार्क कर लिया और इसको ज्वाइन कर दिया। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि पी बराबर 3.9 है, पीई ये कितना दिया है, 3.9 दिया है, पी 3.9 दिख रहा है, यहां से यहां तक पी है, ये 309 है। अब क्या पूछ रहा है, ई क्यू 3 सेंटीमीटर है, ई से लेकर क्यू तक 3 सेंटीमीटर, पी एफ 3.6 है, पी एफ 3.6, ये पी एफ 3.6 दिया है। अब क्या बोल रहा है, एफ आर 2.4 है, ये जो एफ आर है ये 2.4 है, ये 2.4। मुझे चेक करना है
कि EF पैरेलल है QR के कि नहीं है। मुझे चेक करना है ये जो EF दिख रहा है आपको, ये समांतर QR के है कि नहीं है, ये मुझे चेक करना है। समझ में आ रहा है क्या प्रश्न? जी यस सर। सर। एक मैं करके दिखा रहा हूँ फिर भी। हम लोग पहले EP बटे EQ निकालते हैं, ई या PE बटा EQ निकालते हैं। निकाल के देखते हैं कितना आता है। ये 3.9 बटा 3, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 1.3 आया। अब मैं PF बटा FR निकालता हूँ, PF बटा FR, PF बटा FR। PF दिया है 3.6 और FR दिया है 2.4, दशमलव हट जाएगा तो 36/24 है ना। 12 से कट रहा है, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36 है ना। इतना आया, 3/2 आया और ये 1.3 आ रहा है। इसको भी काट के देखो, 2 एकम 2 और 1.5 हो जाएगा उस हिसाब से, तो इक्वल नहीं आ रहा है। मतलब इसका मान 1.3 है और उसका मान 1.5 है। मतलब P बटा EQ जो है वो बराबर नहीं है PF बटे FR के। अब बराबर नहीं है तो वो समानांतर भी नहीं होंगे। मतलब EF जो है वो पैरेलल नहीं है QR के। ये समझ में आया क्या? देखो जरा। यस यस सर। सर। सेकंड क्वेश्चन मेरे को अभी करके दिखाइए, सेकंड वाला तो अभी करिए। ये जो दूसरा जो लिखा है यहाँ पर, ये वाला। ये चित्र बना लो पहले, ट्राइंगल PQR बना लो। ये वाला चित्र बना लो तभी कर पाओगे। सर पैरेलल है। पैरेलल आ रहा है ना। जी। 4/4.5, हम्म। सिर्फ 4/4.5 करना है आपको, 4/4.5। और ये 8/9 हो रहा है, 8/8/9 है ना। जो 40/45 है एक्चुअली में। और 5 से काटोगे तो 5 × 8 = 40, 5 नहीं है तो 8/9 के बराबर आ जा रहा है, पैरेलल है। सेकंड भी ट्राई करिएगा एज अ होमवर्क, सेकंड करिए। सेकंड आप लोग होमवर्क करिए। तीसरा प्रश्न में फोकस करते हैं। तीसरा, LM पैरेलल टू CB दिया है। फिगर देखो कहाँ पर है, फिगर 6.18, ये वाला फिगर है। फिगर ये ऊपर बनाया है ना। देखो फिगर में क्या दिया है, LM जो है CB के पैरेलल है। ये जो LM दिख रहा है आपको, ये LM जो है किसके पैरेलल है? इसके पैरेलल है, CB के। CB के समांतर है। AB जो है CB के समांतर है। और ये त्रिभुज आप पकड़िए, ये वाला त्रिभुज को। त्रिभुज दिख रहा है, त्रिभुज का नाम क्या है? ABC। त्रिभुज का नाम क्या है? ABC। अब बोल रहा है कि LM जो है, ये वाला लाइन LM पैरेलल है BC के। तो BC के पैरेलल होगा तो क्या हो जाएगा? AM बटा MB बराबर AL बटा LC। ये समझ में आया क्या? यस सर। ये जो लिखा है LM पैरेलल टू CB, LM पैरेलल टू CB, इसका अर्थ क्या निकला? इसका अर्थ इतना ही निकला कि LM जो है पैरेलल टू CB है, अर्थ है AM बटा MB। ये लिख देता हूं, AM बटा MB बराबर है AL बटा LC के। AL बटा LC के। अब दूसरा लिख रहा है LN बटा CD है। क्या लिखा है? LN
जो है, सॉरी एल एन जो है, ये एल एन जो है पैरेलल टू सी डी है, इस त्रिभुज की बात चल रही है, इस त्रिभुज की। इससे क्या रेशियो निकलेगा, क्या अनुपात निकलेगा, इस प्रकार क्या अनुपात निकलेगा बताइए तो। AL upon LC is equals to AN upon ND. यस, ए एल अपॉन एल सी इक्वल्स टू ए एन अपॉन एन डी, ए एन अपॉन एन डी। एंड वी हैव टू इक्वेशंस हियर ना, हमारे पास दो समीकरण है, समीकरण एक ये वाला और ये वाला समीकरण दो, दो समीकरण है। दोनों समीकरण में ए एल बटा एल सी इक्वल है ए एल बटा एल सी, है ना, दोनों में ये चीज सेम है ना। ये ए एम बटा एम बी, जो ये ए एम बटा एम बी है वो ए एल अपॉन एल सी की इक्वल है, और ए एन अपॉन एन डी है वो भी ए एल अपॉन एल सी की इक्वल है, तो आप इक्वल है, तो ये आपस में इक्वल होंगे। आ रहा है कि समझ में? जी सर। अगर ए एल अपॉन एल सी का मान लो 5 है, तो ए एम बटा एम बी 5 के इक्वल है, और ये भी 5 है, तो 5 इक्वल्स टू ए एन अपॉन एन डी है, तो आपस में ये भी इक्वल हो गए, यही प्रूफ करना था। अब आपके एग्जाम में कैसे प्रश्न आएगा, आपके एग्जाम में कैसे प्रश्न आएगा, ये कंडीशन लिख देगा, इफ एल एल एम पैरेलल टू सी बी है, एल एन पैरेलल टू सी डी है, देन ए एम अपॉन ए बी किसके बराबर होगा, ए एम अपॉन एम ए बी किसके बराबर होगा। ऑप्शन ए इसको डाल देगा, ऑप्शन बी में ए एम अपॉन डी एम कर देगा, ऑप्शन सी में कुछ और लिख देगा, ऑप्शन डी में कुछ और लेगा, तो आपको थोड़ा उसको वेरीफाई करना पड़ेगा, ठीक है। फिगर 2 आपके लिए होमवर्क। सर व्यापम में इसमें अपने को डायग्राम बनाना पड़ेगा कि देगा हाँ, इसमें भी डायग्राम? डायग्राम बनाना पड़ेगा, इसमें डायग्राम नहीं देगा वो, क्योंकि इजी क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग के लिए होमवर्क है, इसको भी होमवर्क करिएगा। ये भी सेम वैसे ही बनेगा, सेम डी पैरेलल टू ए सी दिया है, ये डी पैरेलल टू ए सी, ए सी, डी पैरेलल टू ए सी दी है, तो कौन सा ट्राइंगल हो गया, आपको ट्राइंगल पकड़ना पड़ेगा, है ना। डी ई और ए सी मतलब होल ट्राइंगल की बात चल रही है, ये ट्राइंगल की बात चल रही है, ठीक। तो एक रेशियो लिखिएगा। उसके बाद दे रहा है डी एफ पैरेलल टू ए, ये डी एफ है, डी एफ पैरेलल टू ए, तो कौन से त्रिभुज की बात चल रही है, ये त्रिभुज की बात चल रही होगी। किसी त्रिभुज में दो भुजा पैरेलल है ना, वो देखना पड़ेगा, ये आप ट्राई करिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको ट्राई करना है क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 5 फिगर 6.20 में डी पैरेलल टू ओ क्यू है, बनाओ तो इसको, बनाओ। डी पैरेलल टू ओ क्यू है, डीई, ये डीई जो है पैरेलल टू ओ क्यू है, डीएफ पैरेलल टू ओ आर है, सिद्ध करना है ईएफ पैरेलल टू क्यू आर है। बनाइए तो, पहले फिगर बनाइए, क्वेश्चन हल करिए, मैं चेक करता हूँ, बनाइए इसको अभी। क्वेश्चन नंबर 5 बनाइए। क्वेश्चन में कहा जा रहा है डी पैरेलल टू ओ क्यू है, डी ई पैरेलल टू ओ क्यू है, तो बात कर रहा है पी ओ क्यू त्रिभुज की बात चल रही है, त्रिभुज पी ओ क्यू, पी ओ क्यू की, और इसमें दिया है डी जो है समांतर है ओ क्यू के। अब डी समांतर ओ क्यू के दे दिया है, तब पीई बटा ई क्यू, पीई बटा ई क्यू इक्वल हो जाएगा पीडी अपॉन डीओ। यस सर, प्रूफ हो रहा है, दोनों पैरेलल है। हो रहा है ना, ठीक है।
PD अपॉन, मैं एक बार बना भी देता हूँ, DO के। ये समीकरण 1 हो गया। समीकरण 2 लिख लेते हैं। इसी प्रकार दिया है DF पैरेलल टू OR दे दिया है। DF ये दिख रहा है DF, यहाँ पर DF पैरेलल टू OR दिया है। तो क्या लिखूंगा, PF अपॉन FR, PF अपॉन FR बराबर है PD बटे DO, PD अप बटे DO। दोनों समीकरण को ध्यान से देखोगे तो PD अप यदि इक्वल हो गया, ये इक्वल है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा PE बटे EQ। ये जो PE बटे EQ है ये बराबर हो जाएगा PF बटे FR के, लेकिन वो प्रूफ नहीं करना है। PE बटे EQ बराबर है PF बटे FR के, मतलब ये PE बटे EQ बराबर है PF बटे FR के। तो कन्वर्स ऑफ थिल्स थ्योरम से ये EF जो है पैरेलल टू QR हो जाएगा, EF जो है पैरेलल टू QR हो जाएगा। आया कि समझ में? ऐसा त्रिभुज बना है, यहाँ पर लिखा है EF, तो PE बटे EF EQ, ये P है, ये E है, ये F है, ये Q है और ये R है। तो PE बटे EQ बराबर है PF बटे FR के, तो EF पैरेलल टू QR हो जाएगा। सर लेकिन इसमें अगर एग्जाम में डायग्राम नहीं देगा तो सर इसको डायग्राम को बनाना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा ये डायग्राम स्टेटमेंट। दे देगा, डायग्राम ऐसे डायग्राम को दे देगा, जो कॉम्प्लेक्स है वो डायग्राम देगा। सर इसके ऊपर वाले में भी जो मतलब वो भी थोड़ा सा मुश्किल ही होगा ना सर, ये वाला, ट्रायंगल की बात ही नहीं किया है क्योंकि इसमें। ये वाला बोल रहे हो 6.8? हाँ सर जो, हाँ हाँ ये भी टफ है, ये भी फिगर देगा। ठीक है, फिगर नहीं दिया तो किसी से नहीं बनेगा, ये मान के चलो, किसी से हाँ नहीं। वही, क्योंकि ट्रायंगल की बात ही नहीं कर रहा ना, दिमाग में क्लिक नहीं करेगा उस समय। हाँ हाँ, नहीं नहीं ठीक है। अगर फिगर नहीं देगा ना तो किसी से नहीं बनने वाला, किसी से नहीं बन रहा तो आप रिलैक्स रहिए, किसी से नहीं बन रहा तो रिलैक्स रहिए। लेकिन अगर कोई एक बना भी दे रहा तो फिर बहुत तकलीफ है। अब जो एकदम तुरंत पढ़ के गया होगा सर, जैसे अभी पढ़ रहे, कल एग्जाम है ना तो याद रहेगा, बोलिए। हाँ, लेकिन वो किस्मत ऐसे नहीं है ना, अपन करोड़ क्वेश्चन पढ़े हैं, 1 करोड़ से भी ज्यादा, और 1 करोड़ में कौन सा क्वेश्चन आ रहा है वो बहुत डिपेंडेंट, बहुत बहुत लक लगेगा उसमें, कि मैं ये पढ़ के गया वो कल ही छुआ आ जाए। जैसे हमारे सर हमको बताते थे कि जिसके हमें पढ़ता था, वो बोलते थे कि मैं यूपीएससी का जब इंटरव्यू देने जा रहा था, तो ऑल इंडिया रेडियो का न्यूज चल रहा था बस में, वो बस में बैठ के इंटरव्यू देने जा रहे थे जहां पर भी रहा होगा, तो बस में ना रेडियो चल रहा था, तो रेडियो में कुछ सुने थे और वहीं से क्वेश्चन बन गया था उनके इंटरव्यू में, ऐसा वो बता रहे थे, तो वो लक था। तो जरूरी नहीं है कि यही क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए, नॉट नेसेसरी, किस्मत के ऊपर है, किस्मत सही रहा तो जो एग्जामिनेशन हॉल के बाहर जो पढ़ते हैं शायद उससे फंस जाए, और नहीं तो फिर तो। लेकिन लक पूरे 100 के 100 क्वेश्चन में काम नहीं आएगा ना, 100 क्वेश्चन आ रहे हैं, 100 के 100 क्वेश्चन लक से नहीं बनेगा। एक क्वेश्चन लक से बन सकता है, 2 क्वेश्चन लक से बन सकता है, बाकी 98 क्वेश्चन आपको मेहनत से ही बनाना है ना। ये 1 2 नंबर नहीं मिला कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 98 नंबर आप मेहनत से ले आ रहे हो, सिलेक्शन लोगे। चलो कल से पढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रयास करिए। एक ये क्वेश्चन नंबर 9 करिए, क्वेश्चन नंबर 10 करिए, ट्रेपीजियम बनेगा इसमें, इस तरह का फिगर बनेगा ट्रेपीजियम, शायद बन जाए आपसे, और नहीं बने तो कोई दिक्कत नहीं, मैं कल बता दूंगा ट्रेपीजियम, इसको सर ट्रेपीजियम। हाँ सर ये 9th का एनसीईआरटी है? हाँ, ये 9वीं का एनसीईआरटी है। सर एक डाउट था, हाँ पूछिएगा। सर करंट अफेयर को कैसे मैनेज करना चाहिए? सिर्फ मैगजीन पढ़ना है, करंट अफेयर पांच पांच क्वेश्चन, मैक्स टू मैक्स 5 क्वेश्चन आएगा व्यापम में। जी। अब इसके लिए अगर 1 घंटा डेली दे रहे हो तो वेस्ट है हमारे लिए, मैगजीन हम्म, उठाइए। हम्म, और करंट अफेयर में क्या पूछेगा, अभी नेपाल में चल रहा है तो नेपाल के पीएम पूछ देगा, कोई स्पोर्ट्स हुआ होगा अभी जस्ट, बड़े स्पोर्ट्स में, छोटे मोटे व्यापम का इंटरेस्ट नहीं है, कोई बड़ा हम्म, स्पोर्ट्स हुआ होगा, जैसे भी आई अभी वीमेंस हाँ जी, चैंपियनशिप कुछ चल रहा था ना, वीमेंस जिसमें इंडिया जीती, जी जी जी, वर्ल्ड वर्ल्ड चैंपियन। चैंप, हाँ तो क्रिकेट। हाँ कौन से कहाँ पर फाइनल हुआ, फाइनल में किसको हराया, कौन वर्ल्ड ट्रॉफी जीता, कौन कुछ और जीता, कौन बेस्ट क्रिकेटर, सॉरी बॉलर, बैट्समैन, ये सब होते हैं ना, बैट्स वीमेन,
ये जी। सब कौन है, ये सब थोड़ा नोट कर लेना, बिल्कुल चांस बनेगा। ये जो वर्ल्ड क्रिकेट टूर्नामेंट जो हुआ है ना फीमेल्स वाला, उससे एकदम चांस है कि एग्जाम में क्वेश्चन बने। ओके कैप्टन सर। कौन थी, कैप्टन कौन थी, कैप्टन का नाम याद रख लेना। ठीक, तो ये सब थोड़ा बहुत पढ़े रहो। इसी इसी तरह से करंट करना है। करंट को उतना व्यापम के लिए स्पेसिफिकली फोकस करने की जरूरत नहीं है, अगर करते हो तो वेस्ट ऑफ टाइम है। ठीक है। ओके सर। मैं यही बोलूंगा कि कोई सा एक मैगजीन जुगाड़ हो जाए ना, तो उस मैगजीन, 6 महीने का मैगजीन मिल जाएगा, 6 महीने में, 6 महीने का सफिशियंट है। तो 6 महीने में जो बड़ी घटनाक्रम है, बड़ी घटनाक्रम ना, छोटी मोटी घटनाक्रम से कोई लेना देना नहीं है व्यापम का। तो जो बड़ी घटनाक्रम है बस उन्हीं को करना है। तो बड़ी बड़ी घटनाक्रम आप रेडियो सुनो ना, मैं तो वही बोल रहा हूँ, रेडियो सबसे बेस्ट है। रेडियो को, ऑल इंडिया रेडियो का स्टेशन का न्यूज जो आता है ना, 5 मिनट का न्यूज होता है, 5 मिनट का, वो 5 मिनट का न्यूज पूरा वो बता देता है कि क्या क्या बड़ी घटना हुई। अगर टीवी देखने जाओगे ना, टीवी के न्यूज चैनल में पूरा आए बाय दे चल रहा है कि मोदी जी इससे मिले, राहुल गांधी ये कह दिया, बिहार इलेक्शन, जिसका कोई वैल्यू नहीं है। ऑल इंडिया रेडियो सबसे बेस्ट है, 5 मिनट का न्यूज होता है। अब इसको यूट्यूब पे भी सुन सकते हो, 5 मिनट का जो उनका न्यूज है, जो बड़ी घटना है उसमें। पीआईबी से, किसे? पीआईबी वही। अच्छा, पीआईबी। आप पीआईबी से भी देख सकते हो, है ना। या एआईआर का चैनल भी है, ऑल इंडिया रेडियो का ना, एक चैनल है, न्यूज पेपर, सॉरी, वेबसाइट है। वो वेबसाइट से भी देख सकते हो, इसका ऐप भी है। लेकिन वही है कि उसमें जिनके वेबसाइट है, या फिर जो एप्स है, उसमें दुनिया भर का न्यूज दिखाएगा, हर चीज दिखाएगा। लेकिन जो 5 मिनट का न्यूज सेशन है उसमें केवल 5 मिनट का होगा, और उसका पीडीएफ भी मिल जाता है। कि एआई के वेबसाइट में जाओगे ना, तो 5 मिनट का क्या उनका न्यूज बुलेटिन करके आता है, उसका पीडीएफ डाउनलोड कर लो। और अब अगर 5 मिनट में अगर 15 न्यूज बता रहा है एआईआर वाला, तो 15 में दो तीन ही आपके काम के होंगे। ठीक है, लेकिन काम का तो बताएगा ये कर सकते हो। करंट अफेयर के लिए, करंट अफेयर के लिए न्यूज़पेपर पढ़ना व्यापम के लिए सही नहीं है। आप अपने जनरल अवेयरनेस के लिए पढ़ सकते हो, मेंस के लिए पढ़ सकते हो न्यूज़पेपर। बट न्यूज़पेपर अगर पढ़ो तो केवल 10 मिनट 15 मिनट पढ़ सकते हो। अगर व्यापम की तैयारी कर रहे हो ना, पीएससी की तैयारी के लिए, तो न्यूज़पेपर पढ़ना आवश्यक है, क्योंकि न्यूज़पेपर से आप लैंग्वेज सीखोगे और उस लैंग्वेज का प्रयोग करोगे मेंस में। आपकी स्किल बढ़ेगी न्यूज़पेपर पढ़ने से। लेकिन व्यापम 2 महीने बाद व्यापम है और मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूँ 1 घंटा, तो मेरे लिए वेस्ट है वो। आप न्यूज़पेपर 10 मिनट पढ़ सकते हो चाय पीते पीते, 10 से 15 मिनट डेली। ओके सर। ओके, थैंक यू सर। ठीक है, चलिए फिर कल मिलते हैं। ठीक है, बाय बाय सभी को।